नमस्ते। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम सीधे इतिहास के उस पन्ने पर चलेंगे जो अदम्य साहस, बेजोड़ वीरता और एक विशाल मुगल साम्राज्य के खिलाफ एक अकेले राज्य के अडिग खड़े होने की कहानी है। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि उस महासंग्राम का विश्लेषण है जिसने हमारे इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस ऐतिहासिक गाथा में गोता लगाते हैं। अब हल्दी घाटी के युद्ध को समझने के लिए सबसे पहले इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं। एक तरफ मुगल सम्राट अकबर की विशाल फौज, जिसमें 80,000 से भी ज्यादा सैनिक थे, और दूसरी तरफ मेवाड़ की सेना, जिसमें महज 15,000 शूरवीर थे। ये भारी भरकम अंतर ही ये बताने के लिए काफी है कि उस दिन मेवाड़ की सेना पर कितना भयानक दबाव रहा होगा। सच कहा जाए तो ये कोई आम युद्ध था ही नहीं, ये सीधे सीधे अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई थी। लेकिन इतने बड़े और बेमेल अंतर के बावजूद एक इंसान ऐसा था जो इस पूरी सेना के सामने एक चट्टान की तरह खड़ा था, एक ऐसा अजेय स्तंभ जिसने अपने अकेले के दम पर एक विशाल साम्राज्य की नींद उड़ा दी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुंभलगढ़ में जन्मे महाराणा प्रताप की। अब जरा इस स्लाइड के आंकड़ों को देखिए। ये कोई मनगढ़ंत या किताबी बातें नहीं हैं। 7.5 फीट की उस अद्भुत ऊंचाई के साथ वो युद्ध भूमि में जो वजन लेकर उतरते थे ना, वो आज के समय में किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। जरा हिसाब लगाइए, 70 किलो का कवच, 80 किलो का भाला, दोनों हाथों में 10-10 किलो की तलवारें और 10-10 किलो के जूते। मतलब आज के 2-3 इंसानों का कुल वजन तो सिर्फ उनके हथियारों का ही था। उनकी ये शानदार उपस्थिति ही दुश्मनों के हौसले पस्त करने के लिए काफी हुआ करती थी। और इस बेपनाह ताकत का अंजाम क्या हुआ, सोचिए। जब हल्दी घाटी के मैदान में अकबर का सबसे खूंखार और विशालकाय सेनापति बहलोल खान महाराणा प्रताप के सामने आया, तो क्या हुआ होगा। प्रताप ने अपनी 2-धारी तलवार से एक ही वार में बहलोल खान को उसके घोड़े समेत बीच से 2 हिस्सों में चीर कर रख दिया। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर रहा होगा वो। और इस एक प्रहार ने पूरी की पूरी मुगल सेना में ऐसा खौफ भर दिया था जो शायद ही कभी मिटा हो। अब यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि आखिर मुगल इस एक राज्य के पीछे इतना हाथ धोकर क्यों पड़े थे। देखिए, बात सिर्फ जमीन की नहीं थी, बात थी व्यापार और रणनीति की। दिल्ली से पश्चिमी तटों तक जाने वाला जो सबसे अहम व्यापारिक मार्ग था, वो मेवाड़ से होकर गुजरता था। किसी भी तरह के वैश्विक आयात या निर्यात के लिए इस रास्ते पर कब्जा होना बहुत जरूरी था। आपको जानकर हैरानी होगी, स्रोत बताते हैं कि मेवाड़ अकबर के लिए इतनी बड़ी सिरदर्द बन चुका था कि उसने महाराणा प्रताप को आधा भारत तक देने की पेशकश कर दी थी। शर्त सिर्फ ये थी कि मेवाड़ मुगलों के अधीन हो जाए। लेकिन जाहिर है, प्रताप के लिए अपनी मातृभूमि का सौदा करना पूरी तरह से असंभव था। अब 15,000 लोग 80,000 की सेना से सीधे मैदान में तो नहीं टकरा सकते थे। तो यहाँ काम आई एक बहुत ही शानदार रणनीति। 1576 में प्रताप ने अरावली की पहाड़ियों और गहरी घाटियों के अपने जबरदस्त ज्ञान का इस्तेमाल किया। इसे हम छापामार युद्ध या गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं। उन्होंने दुश्मन पर ऊपर पहाड़ियों और नीचे घाटियों से एक साथ अचूक हमले किए। इसके अलावा हाकिम खान जैसे अफगानी नेताओं के साथ जो रणनीतिक गठबंधन किए गए, उसकी वजह से मुगलों की वो भारी भरकम संख्या भी बेअसर सी साबित होने लगी थी। लेकिन इस शानदार रणनीति को जमीनी स्तर पर कामयाब बनाने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। इस महासंग्राम को महलों से निकलकर जंगलों की खाक छाननी पड़ी। राजसी सुख सुविधाओं को पूरी तरह से त्याग कर महाराणा प्रताप ने सच में एक सन्यासी राजा का जीवन अपना लिया था। जमीन पर सोना, पत्तों पर खाना खाना और बिना जूतों के जंगलों में आदिवासी भील समुदाय के बीच रहना, ये सब कोई छोटी बात नहीं है। उनके इसी अथाह त्याग ने भीलों के दिलों में उनके लिए वो वफादारी पैदा की जिसे कोई दौलत नहीं खरीद सकती थी। इसी वफादारी के दम पर जब मुगल सेना हावी होती, प्रताप जंगलों में पीछे हटते और कुछ ही समय बाद एक बिल्कुल नई भील सेना के साथ फिर से सीना तानकर खड़े हो जाते। और वफादारी की ये कहानी सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं थी। ये ऐतिहासिक गाथा अधूरी है उन बेजुबान साथियों के बिना जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं महाराणा प्रताप के उस प्रिय नीले अफगानी घोड़े की, चेतक।
चेतक इतना समझदार था कि युद्ध के मैदान में दुश्मन के हाथियों को भ्रमित करने के लिए वो अपने चेहरे पर हाथी का मुखौटा तक पहनता था। हल्दी घाटी के उस भयंकर युद्ध में जब प्रताप चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए थे, तब एक मुगल हाथी की सूंड पर बंधी तलवार से चेतक का एक पैर पूरी तरह कट गया। जरा कल्पना कीजिए, एक पैर कटने के बावजूद उस जांबाज जानवर ने हार नहीं मानी। और फिर इतिहास का वो सबसे भावुक पल आया। 3 पैरों पर दौड़ते हुए अपने स्वामी को सुरक्षित निकालने की जिद में चेतक ने 28 फीट चौड़े एक खौफनाक नाले को छलांग लगाकर पार कर लिया। एक बुरी तरह घायल घोड़े के लिए ऐसा करना लगभग नामुमकिन था, लेकिन उसने कर दिखाया। अपने राजा के प्राण तो उसने बचा लिए, लेकिन उस महान अश्व ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन बात सिर्फ चेतक की नहीं है। प्रताप का एक हाथी भी था, राम प्रसाद। हल्दी घाटी के युद्ध में इस हाथी का खौफ ऐसा था कि इसने अकेले ही मुगलों के 8 हाथियों को मौत के घाट उतार दिया था। अकबर का पूरा ध्यान इस एक हाथी को पकड़ने पर लग गया। आखिरकार 12 हाथियों का एक बड़ा सा चक्रव्यूह रचकर उसे बंदी बनाया गया और मुगल दरबार में उसका नाम बदलकर पीर रख दिया गया। नाम तो बदल दिया गया, लेकिन राम प्रसाद की वफादारी को कभी बंदी नहीं बनाया जा सका। अपने राजा से बिछड़ने के गहरे गम में इस जानवर ने अन्न और जल का पूरी तरह से त्याग कर दिया। लगातार 28 दिनों तक अकबर के लोग उसे खिलाने पिलाने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे, लेकिन उसने एक दाना भी ग्रहण नहीं किया और अंततः अपने प्राण त्याग दिए। इस एक घटना ने अकबर को भीतर तक हिलाकर रख दिया था। उसे ये एहसास हो गया था कि जिस राजा का हाथी उसके सामने अपना सिर नहीं झुका सका, उस राजा को तो वो जिंदगी में कभी नहीं झुका पाएगा। और यही वो अटूट वजह थी जिसने मुगल दरबार में एक गहरा मनोवैज्ञानिक खौफ पैदा कर दिया था। सोचिए, खौफ इस कदर हावी था कि अकबर ने आदेश दे दिया था कि रात को सोने से पहले कोई भी महाराणा प्रताप का नाम नहीं लेगा। उसे सच में डर था कि प्रताप कहीं सपने में आकर उसे न डराएं। पर इसी बीच एक बार ये अफवाह उड़ गई कि महाराणा प्रताप अब टूट चुके हैं और मुगलों के सामने घुटने टेकने वाले हैं। ये खबर सुनते ही बीकानेर के राजा और कवि पृथ्वीराज राठौर ने प्रताप को एक बहुत ही उत्तेजक पत्र लिखा। उन्होंने सीधा सवाल किया कि क्या अब जंगल का शेर सियारों के बीच रहेगा और क्या सूर्य अब बादलों के पीछे छिप जाएगा। और इस पत्र को पढ़ते ही महाराणा प्रताप का खून खौल उठा। उन्होंने बिना किसी देरी के जो जवाब भेजा वो बिल्कुल आग की तरह था। उन्होंने लिखा कि बादलों में इतनी हैसियत नहीं कि वो सूर्य को रोक सके और एक शेर कभी सियारों को बर्दाश्त नहीं करेगा। उनका उत्तर एकदम साफ था, मैं भूखा प्यासा रह लूंगा, अपने प्राण दे दूंगा, पर मेवाड़ की रक्षा हर हाल में करूंगा। बस इस एक पत्र ने आत्मसमर्पण की उन तमाम अफवाहों को हमेशा के लिए दफन कर दिया। तो अंततः सालों तक चले इस पूरे महासंग्राम का नतीजा क्या निकला? देखिए, ये महज हथियारों की या सेनाओं की लड़ाई तो थी ही नहीं, ये दिमागी और जज्बातों की लड़ाई थी। और इस मनोवैज्ञानिक युद्ध में दृढ़ संकल्प की ही जीत हुई। मुगल साम्राज्य को हार मानकर ये स्वीकार करना पड़ा कि वो मेवाड़ को कभी पूरी तरह से नहीं कुचल सकते। आखिरकार अकबर ने मेवाड़ का पीछा छोड़ दिया और महाराणा प्रताप ने अपने राज्य के अधिकांश हिस्सों पर फिर से अपना अधिकार जमा लिया। ऐतिहासिक स्रोत बिल्कुल सही निष्कर्ष निकालते हैं। इस लंबे संघर्ष में अकबर कभी जीता नहीं और महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं। साम्राज्य के पास अपार सैन्य बल जरूर था, लेकिन मेवाड़ के पास जो अटूट इच्छा शक्ति और त्याग की भावना थी, उसे दुनिया की कोई भी सेना नहीं भेद पाई। पर इन सब शौर्य और पराक्रम की बातों के बीच इतिहास का एक कड़वा सच भी सामने आता है। ये लड़ाई इतनी लंबी और दर्दनाक क्यों खींची? स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि मुगलों ने स्थानीय शासकों और राजपूतों के बीच की आपसी फूट का जमकर फायदा उठाया था। बहुत से राजा मुगलों से जा मिले थे। एक पुरानी कहावत है ना, जब घर टूटता है तो पड़ोसी लूटता है। आज भी ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास में हमारी इस आंतरिक असहमति और एकजुटता की कमी ने कितने ही बार बाहरी ताकतों को हम पर हावी होने का मौका दिया है। इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ ही आज का ये ऐतिहासिक विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इतिहास सिर्फ बीता हुआ कल नहीं है, ये हमें आज के लिए बहुत कुछ सिखाता है। सोचने वाली बात है ना।